10th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल इक्वेशंस रिएक्शंस, ठीक है। तो जो ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहली जो बात है, जो इसका टॉपिक है, जैसे कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो पहले हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन, सबसे पहली बात कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई आप पर्टिकुलर चीज़ लेते हो, उनमें केमिकल चेंजेस आते हैं और फिर वो कुछ और नया प्रोडक्ट आपके सामने आ जाता है। अब कई सारी चीज़ें ऐसी होती है, जब आप एक चीज़ को, एक मैटर को, एक कंपाउंड को या किसी एलिमेंट को दूसरे मैटर के साथ, एक मैटर को दूसरे मैटर के साथ, चाहे वो कंपाउंड है चाहे वो एलिमेंट है, आप उन दोनों को कंबाइन करो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जो कि नीडेड है उसको करने के लिए, तो आपको एक नया, कोई और नया प्रोडक्ट मिलता है, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इस तरह वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन करते हैं, जैसे कि हम अपने घर में अगर मान लीजिए हम नींबू पानी बनाते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम पानी लेते हैं, पानी में हम चीनी डालते हैं, मिक्स करते हैं। तो आप ये कहोगे कि ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि हमने तो मैटर को मिक्स किया, दो मैटर्स को मिक्स कर दिया, एक पानी था और एक चीनी थी। पर ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा क्यों नहीं है, वो एक केमिकल रिएक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि जो उनकी जो स्टेट है एक्चुअली वो मिक्स हो गए, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से कंबाइन नहीं हुए। वो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एज इट इज़ उसमें सस्पेंडेड हैं, मतलब जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो उसमें लिक्विड फॉर्म में वहाँ पर हैं ही, और जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी उसमें सस्पेंडेड होंगे। लेकिन कहीं पर भी पानी के मॉलिक्यूल्स और शुगर के मॉलिक्यूल्स कंबाइन नहीं करेंगे, तो इसीलिए ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। इसी तरह बहुत सारी होती है, एक सिंपल मिक्सचर जो हम बनाते हैं वो एक बिल्कुल भी केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो एक मिक्सचर है। दो मैटर्स को मिक्स करना जब वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या होता है कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो जो नया कंपाउंड बनता है उससे हम वापस जो ओरिजिनल हमारे जो चीज़ें थी, हमारे जो मैटर हमने लिया था, उसे पाना इतना इजी नहीं होता। तो सबसे पहले हमने एक लाइन यहाँ पर आपके लिए लिखी है, वो क्या है कि केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, ठीक है। अब जब आपने पानी और चीनी को कंबाइन किया तो क्या आपके पास है, पानी की प्रॉपर्टीज़ भी एज बिल्कुल उसमें इंटैक्ट थी और शुगर की प्रॉपर्टीज़ भी उसमें इंटैक्ट थी। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ कि उसमें कोई भी किसी तरह की कोई भी चेंजेस आए हों। एक केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ें हम लेते हैं उन्हें कंबाइन करते हैं, उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं, क्योंकि वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो वो रिएक्टेंट्स हैं, और हमें जो लास्ट में मिलेगा वो है प्रोडक्ट, ठीक है। और प्रोडक्ट का मतलब तो सभी जानते हैं कि जो भी किसी प्रोसेस के थ्रू आपको जो अल्टीमेट रिजल्ट मिलता है वो उसका प्रोडक्ट होता है। तो जो केमिकल रिएक्शन है इसमें जो मैटर कहो या कंपाउंड और एलिमेंट्स, कंपाउंड और एलिमेंट्स, ठीक है, कंपाउंड्स या एलिमेंट्स कुछ भी रिएक्ट, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट, ठीक है। एंड मैटर विच वी गेट, क्या कंपाउंड और एलिमेंट कुछ भी, विच वी गेट इज प्रोडक्ट, ठीक है। कोई केमिकल रिएक्शन हुई, रिएक्टेंट नंबर 1, रिएक्टेंट नंबर 2, ठीक है, ये कंबाइन करेंगे, आपको एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। एक भी मिल सकता है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी। कोई पर्टिकुलर कंडीशन आपको उसमें अप्लाई करनी पड़ेगी। अब केमिकल रिएक्शन का एक सिंपल एग्जांपल जो आपकी बुक्स में, एनसीईआरटी की बुक्स में भी गिवन है, मैग्नीशियम रिबन को आपने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर,
एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है विच हेल्प्स इन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन जो है वो प्योर मैग्नीशियम है, लेकिन उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है जब वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता रहता है। जो अब आप उसको एयर की प्रेजेंस में कहीं पर भी रखेंगे तो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन जो है वो ग्रेजुअली उसके साथ रिएक्ट करके उसके ऊपर एक पतली सी लेयर बना देगी। तो जब मैग्नीशियम रिबन को आप यूज़ करते हो तो उस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए क्या करते हैं कि हम उसे सैंड पेपर से रब कर देते हैं, ताकि ऊपर जो लेयर हमारे उस पर जो कोटिंग टाइप एक हो गई है वो हट जाए और हमारा जो रिएक्शन प्रोसेस है वो तेज हो जाए। तो जो मैग्नीशियम रिबन है वो क्या है, प्योर मैग्नीशियम है वो, और वो एयर के साथ हम जब उसे बर्न कर रहे हैं तो वो एयर के साथ रिएक्ट कर रही है। एयर की प्रेजेंस में एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करेगी और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी। ये जो रिएक्शन है ये एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर ये मैग्नीशियम था, यहाँ पर इसने ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन कर लिया और फिर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम नहीं रहा। जैसे हमने मिक्सचर की बात की, उसमें शुगर एज इट इज़ थी, उसमें वाटर एज इट इज़ था, आपको उनका टेस्ट भी आ रहा था, वाटर का भी टेस्ट आ रहा था, शुगर का भी टेस्ट आ रहा था, उनकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ भी बदलाव नहीं आया था। लेकिन यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीटली चेंज हो जाएंगी, इसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन और भी बहुत तरह की होती है। जैसे कि मैं कहूँ कि जिंक ग्रैन्यूल्स को अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन करूँ, या मैं इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन करके हमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। इसे अगर मैं वर्ड्स में लिखूं तो जिंक को मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन किया, ठीक है, तो मुझे क्या मिला, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि जो उनके जो सिंबल्स हैं और जो उनका जो केमिकल फॉर्मूला है उनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम हमेशा लेफ़्ट साइड पर रिएक्टेंट्स लिखते हैं, जो हमारी कंडीशन हमने अप्लाई की है वो इस एरो के ऊपर आएगी, और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो इस तरफ राइट साइड पे आ जाएंगे। ये केमिकल रिएक्शन लिखने का एक तरीका है कि हम राइट साइड पे हमारे सारे रिएक्टेंट्स हैं, हमने यहाँ पर लिखा R1 R2 R3 R4, कितने भी रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, उसमें कोई रूल नहीं होता। उसके बाद हम कोई पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई करते हैं। कभी कभी कोई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि स्पॉन्टेनियस होती हैं, कोई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें कुछ करना पड़ता है, हमें कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो वो रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो रिएक्शंस होती हैं, फॉर एग्जांपल हम नेचर में जब हम अपने आसपास देखते हैं, जो रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। आपने अपने घर में कॉपर की चीज़ें देखी होंगी, कॉपर के कई लोगों के घरों में यूटेंसिल्स भी होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में कुछ भी मटेरियल कॉपर का होता है और उसके ऊपर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो स्पेशली जब आपका मॉनसून सीज़न होता है या ह्यूमिडिटी होती है तो क्या होता है कि उसके ऊपर एक ग्रीन लेयर डिपॉजिट हो जाती है। तो वो जो ग्रीन लेयर है वो एक्चुअली एक केमिकल प्रोसेस है, और वो उसमें प्रेजेंट एयर में प्रेजेंट जो वाटर होता है, ड्रॉपलेट्स होती हैं, उनके साथ रिएक्ट करता है, और फिर जो कॉपर है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो कि वो ग्रीन कलर आपको दिखाई देता है। सिमिलरली जब आप आयरन की चीज़ों को देखते हैं, आपको रस्ट का तो सभी को पता है कि आयरन की चीज़ों को अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो उन पर रस्ट जम जाती है। कैसे जमती है वो, इसलिए क्योंकि जो वाटर प्रेजेंट होता है एयर में, जब ह्यूमिड कंडीशन होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं एयर में, तो उनके साथ कंबाइन करके जो वो फेरस है, फेरस यानी कि जो आयरन है, वो हाइड्रोक्साइड बना लेता है, और उसके कारण आपको उसके ऊपर एक रेड लेयर दिखाई देती है। इसीलिए ज़्यादातर जब भी हम कोई भी आयरन की चीज़ें, हमारे घर में कहीं डोर्स होते हैं, या हमारे घर में कूलर्स हैं, या हमारे घर में कार है, या कुछ भी है, आयरन तो ज़्यादातर चीज़ों में यूज़ होता है।
तो वो उनके ऊपर यूजुअली हम क्या करते हैं, हम पेंट कर देते हैं। पेंट करने से क्या होता है कि वो जो आयरन है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो वो उस प्रोसेस को होने में वक्त लग जाएगा, वो डिले हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो प्रोसेस होगा नहीं, वो होगा तो सही, लेकिन वो प्रोसेस होने में थोड़ा डिले हो जाएगा। ठीक है, तो हम टाइम टू टाइम उस पर बार बार कभी पेंट करते हैं, कभी उस पर हम प्राइमर करते हैं, उसको कवर कर देते हैं, जिससे कि वो जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रस्ट से वो हम आयरन को बचा सकें। तो ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो नेचुरली होती हैं। इन्हीं को हम कह सकते हैं कि ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट भी अपने आप में केमिकल रिएक्शन है। जब कोई भी फ्रूट है, अगर कोई रॉ फ्रूट है तो वो उसका टेस्ट डिफरेंट होगा। कोई जैसे मैंगो फॉर एग्जांपल आप लेते हो तो वो रॉ मैंगो का जो टेस्ट होता है वो सार होता है, लेकिन अगर आप राइप्ड मैंगो लोगे तो क्या होगा, वो आपको स्वीट होगा, टेस्ट में स्वीट होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, येलोइश हो जाएगा पूरा का पूरा मैंगो। तो क्या है कि वो जो केमिकल रिएक्शन हो रहा था उससे उसका कलर भी चेंज हो गया, उसका टेस्ट भी चेंज हो गया। ये कुछ डे टू डे लाइफ में जो आप देखते हो, ऐसी ही केमिकल रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है, जिनके लिए हमें कोई पर्टिकुलर कंडीशन प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, नेचर अपने आप ही करती है। तो ये सब क्या है, ये सब केमिकल रिएक्शंस हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो हम करवाते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप मिल्क को एज इट इज़ छोड़ दें, जब आपका जो समर्स में स्पेशली जब आपका जो टेम्परेचर है वो मीडियम से थोड़ा हाई की तरफ होता है, तो आप अगर मिल्क को एज इट इज़ आप बाहर छोड़ दोगे तो क्या होगा कि वो जम जाएगा, कर्ड की तरह दिखाई देगा। एग्जैक्टली वो कर्ड नहीं होगा, क्योंकि उसमें कौन सा बैक्टीरिया काम कर रहा है ये आपको नहीं पता, लेकिन वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है जो लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, अब वही रिएक्शन हम खुद अपने आप डेलिबरेटली करवाते भी हैं। जब हम कर्ड बनाते हैं अपने घरों में तो हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा हम कर्ड का 1 स्पून कर्ड हम उसमें डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं, हम वो उसे प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं उसमें। ठीक है, और उसको वो टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं, उसे गर्म करते हैं, वो आइडियल टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं जिस पर वो रिएक्शन अच्छी तरह से होगी। तो ये हो गई दो बातें कि रिएक्शंस जो होती हैं, केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, वो स्पॉन्टेनियस भी होती हैं और वो डेलिबरेटली भी होती हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, दूसरी बात, चेंज इन कलर। तीसरी बात, चेंज इन टेम्परेचर। नंबर 4, चेंज इन स्टेट। ठीक है, अब क्या होता है, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में बात करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शंस, कई सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें कि गैस इवॉल्व होती है। इवॉल्व होना मतलब उसमें गैस निकलती है। कुछ जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जब कुछ आपके पास में फ्लास्क है तो उसमें आपको बबल्स दिखाई देंगे, तो वो इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। इसका एक एग्जाम्पल है कि जिंक ग्रैन्यूल्स को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड में या किसी भी डाइल्यूट एसिड में डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सल्फ्यूरिक एसिड है तो जिंक सल्फेट बनेगा। आपके पास में अगर कोई आपने फ्लास्क ले रखा है, उसके अंदर आपने जिंक मतलब एसिड ले रखा है उसमें, और आपने उसमें जिंक ग्रैन्यूल्स डाले, तो आप देखोगे कि उसमें से बबल्स निकलते हैं। तो वो जो बबल्स होते हैं वो क्या होता है, वो होती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आपने जिंक सल्फेट लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया तो क्लोरीन गैस जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस के।
ठीक है। दूसरी बात है चेंज इन कलर। अब कलर जब चेंज करने की बहुत सारी वो होती हैं, सबसे एक होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस को आप पोटेशियम डाइक्लोराइड में से डाइक्रोमेट में से पास करोगे। जब पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर कौन सा होता है, ऑरेंज होता है इसका कलर, ठीक है। इसमें से आप गैस पास करोगे सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें से गैस पास करी जाएगी अगर सल्फर डाइऑक्साइड, तो हमें क्या मिलेगा, हमें ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। ऑरेंज कलर का पोटेशियम डाइक्रोमेट था, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का कलर चेंज होकर ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। ऑरेंज से ग्रीन हो गया। चेंज इन कलर ये हमें बताती है कि जो हमने मटेरियल लिया है उसमें केमिकल रिएक्शन प्रोसेस हुआ है, ठीक है। नंबर 3 है चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर आप यूजुअली डे टू डे लाइफ में भी, कभी वाइट वॉश जब किसी के घर में होता है तो वहाँ पर लाइम का यूज़ होता है, ठीक है। तो जो लाइम है वो जब वाटर के साथ कंबाइन करता है, तो लाइम का हो या क्विक लाइम का हो, जब वो वाटर के साथ कंबाइन करता है तो वो हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती है। और कभी कभी आपको मौका मिले तो देखना कि जब आप लाइम को वाटर के साथ कंबाइन करेंगे तो उसमें ऐसे बबल्स निकलते हैं, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, और जो आपका जो भी वेसल है जिसमें भी वो प्रोसेस चल रहा है वो बहुत तेज़ गर्म हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास में एक एग्जाम्पल हीट जनरेशन का। एक इक्वेशंस जो होती है वो केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो हीट जनरेट भी करती हैं और कई बार हीट एब्जॉर्ब भी करती हैं, दोनों ही तरह की होती हैं। ऐसा नहीं, हीट का मतलब उसमें प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट है, चाहे तो रिएक्शन के टाइम आपका उसमें हीट जनरेट होगी, चाहे तो वो हीट को हम हीट प्रोवाइड करेंगे, या फिर ये कहो कि वो हीट को, टेम्परेचर को यूज़ करके, जो हीट एनर्जी है उसे यूज़ करके वो केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर की बात करते हैं इक्वेशंस में, तो टेम्परेचर में जो चेंज होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है जिसमें कि जो हीट है वो इवॉल्व हो रही है। अब चेंज इन टेम्परेचर है, 2 तरह का होगा। एक होता है जिसमें हीट इवॉल्व होती है, ठीक है, यानी कि निकलती है। दूसरी जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। डे टू डे लाइफ में हम ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं। जो हीट इवॉल्व होने वाली केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। एक्सोथर्मिक, जो हीट जनरेट कर रही हैं उन्हें हम एक्सोथर्मिक भी कहते हैं। जो हीट एब्जॉर्ब करती हैं उन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जिनमें हमें हीट मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम वुड कंबशन करते हैं, वुड जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, या किसी भी तरह का कंबशन करते हैं अपने घर में, जब हम गैस जलाते हैं तो उससे हीट जनरेट होती है, जो हम अपने फूड को प्रिपेयर करने में हम उस हीट का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें क्या कर रहे हैं, जो हम अब पहले ज़माने में क्या होता था कि आप वुड का कंबशन करते थे, उससे हीट जनरेट होती थी जब आप खाना पकाते थे, जब लोग अपने घरों में खाना पकाते थे। अब क्या होता है, अब आप गैस का कंबशन कर रहे हैं। आप जो गैस आपके घर में जो गैस की सप्लाई आ रही है, आप उसको कंबशन करके हीट जनरेट कर रहे हो, जिससे कि आप अपना खाना बना रहे हैं, ठीक है। तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि उसमें हीट बाहर निकल रही है। फिर होती है एक जो रेस्पिरेशन है हमारी, वो भी एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। उसमें भी हीट हमारी जो बॉडी की जो हम एक्सेल करते हैं, हम वो जो हमारी जो ब्रीदिंग होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है, ठीक है। वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट जनरेट होती है। दूसरी बात है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है।
कैसे? फोटोसिंथेसिस जब होता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की हीट को लेकर जो प्लांट्स होते हैं वो सारा जो भी उनका रॉ मटेरियल होता है उसे लेकर जो सनलाइट की हीट को यूज़ करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उससे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब मैं लिख सकती हूँ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या क्या होता है? रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। दूसरा हमने लिखा कंबशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी बताई मैंने? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये वो नेचुरल रिएक्शंस हैं जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं। इनसे आप रिलेट कर सकते हो और आपको ये बात अच्छे से, कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको समझ में आ सकते हैं। हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हें हम एंडोथर्मिक प्रोसेसेस कहते हैं। तो वो जो होते हैं उसमें हमारा जो वेसल का टेम्परेचर होगा वो कम हो जाएगा क्योंकि वो आसपास की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तीसरा है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल है कैंडल। जब आप कैंडल को बर्न करते हो तो क्या होता है कि कैंडल में जो वैक्स होती है वो वैक्स के वेपर्स बन जाते हैं और जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो वेपर बन के उड़ जाती है, ठीक है। इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो कैंडल है उसमें वैक्स जो है वो सॉलिड होती है और वैक्स जो है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में चेंज होकर निकल जाएगी, ठीक है। वैक्स सॉलिड है, वाटर लिक्विड है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो जो ये है चेंज इन स्टेट, इसमें आप बर्निंग ऑफ कैंडल कह सकते हो। वैक्स से आपको वाटर और गैस, कार्बन डाइऑक्साइड ये मिलेगी। हाँ, वाटर और गैस कह लो, ये लिक्विड है, ये गैस है और ये सॉलिड है, ठीक है। ये हो गया आपका चेंज इन स्टेट। अब है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में पहली बात, इंपॉर्टेंट बात की प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि जब कभी भी कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं कि आप दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हो और अचानक क्या होगा कि उसमें नीचे बहुत सारा सॉलिड मटेरियल आपका वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो वो जो सॉलिड आपका उसमें रिजल्टेंट आपको जो प्रोडक्ट मिला है उसमें कुछ सॉलिड पार्ट आपको मिला है, वो है प्रेसिपिटेट, जो कि नीचे बैठ जाएगा आपके उसमें। जो लिक्विड्स की आप वो मदद से काम कर रहे हो, आपने लिक्विड्स लिए और आप उनको मिक्स कर रहे हो या आप रिएक्शन को कर रहे हो, उसमें पर्टिकुलर कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हो और अचानक उसमें सॉलिड्स आ जाते हैं तो वो होते हैं प्रेसिपिटेट, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। उसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी भी लिखते हैं और वैसे उसे प्रेसिपिटेट कहा जाएगा। तो अगर ऐसा हो कि आप दो लिक्विड्स को, दो केमिकल्स को आप मिक्स कर रहे हो और आपको रिजल्टेंट में, प्रोडक्ट में आपको कुछ सॉलिड मटेरियल भी मिल रहा है और वो जो है वो आपके फ्लास्क में नीचे बैठ जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेट। तो ये भी केमिकल रिएक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट लेंगे आप और उसमें आपने पोटेशियम आयोडाइड मिक्स किया। लेड नाइट्रेट एक कलरलेस सॉल्यूशन है, उसमें आपने पोटेशियम नाइट्रेट मिक्स किया तो आपको पोटेशियम आयोडाइड मिक्स किया तो आपको लेड आयोडाइड मिल जाएगा और एक येलो प्रेसिपिटेट नीचे इकट्ठा हो जाएगा। ये इसका एक एग्जाम्पल है। दोनों आपको ट्रांसपेरेंट लिक्विड होंगे और रिजल्टेंट में आपको येलो प्रेसिपिटेट उसमें नीचे इकट्ठा हुआ मिलेगा। वो इंडिकेट करता है कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। अब बात करेंगे हम ये कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। अगर हमें किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में लिखना है तो हम पूरी लैंग्वेज तो नहीं लिखेंगे उसके बारे में, उसे हम एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। यूजुअली आप इक्वेशन से समझते हो कि जो मैथ्स में आप इक्वेशंस करते हो वो कुछ उसी तरीके की बात है। यहाँ पर हम जब बात करेंगे इक्वेशन की, तो मैंने अभी आपके सामने कई बार लिख भी दी है कि जो कुछ मटेरियल, अब इसके क्या वो होते हैं, रूल होते हैं। पहला रूल तो यही है कि जो भी मटेरियल कंबाइन हो रहे हैं, इनिशियली जो आप जो मतलब मैटर ले रहे हो, कंपाउंड है या एलिमेंट है या जो भी केमिकल्स आप ले रहे हो, वो जो केमिकल्स हैं उनको हम लेफ़्ट साइड पर रखेंगे,
रिएक्टेंट्स जितने भी हैं हमारे, जितने भी हमने लिया 1 2 3 4 जितने भी, वो उन सबको हम एक लेफ्ट साइड पर लिखेंगे और उसके बाद एक एरो लगाएंगे, यानी कि इन सबको कंबाइन करके हमें यहाँ पर मिल रहे हैं प्रोडक्ट P1 P2 P3, कितने भी हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमने वो यहाँ पर लिख दिए। अब जैसे कि हमने पहले लिखा, और इसमें क्या है कि या तो हम पूरा नाम लिखें जिंक सल्फेट, इस तरीके से हमने लिखा। मैंने लिखा जिंक ग्रैन्यूल्स लिखूं, जिंक ग्रैन्यूल्स, ठीक है। कंबाइन किसके साथ करता है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड लिखा मैंने, ठीक है। ये कंबाइन, उसमें हम क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक के ग्रैन्यूल्स डालेंगे तो रिएक्शन होगी। रिजल्टेंट क्या मिलेगा हमें? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये इतना लंबा हमने लिखा, इसकी जगह हम इनके सिंबल्स का यूज़ करेंगे और क्योंकि उससे हमारे लिए इक्वेशन लिखना बहुत ही इजी भी हो जाएगा। जैसे मैंने जिंक ग्रैन्यूल्स लिखा, अब जिंक ग्रैन्यूल्स की जगह अगर मैं केवल जिंक का सिंबल लिख दूँ Zn, ठीक है, और इसके साथ मैंने लिखा सल्फ्यूरिक एसिड, अब सल्फ्यूरिक एसिड की जगह मैं सीधा लिख दूँ H2SO4, ठीक है। अब हमें कुछ पर्टिकुलर कंडीशन तो लगानी ही नहीं पड़ी है, हमें कुछ भी ऐसा तो करना नहीं पड़ा स्पेशल, तो हम सिंपल एक एरो लगाएंगे और यहाँ पर हमने आंसर में क्या है हमारे पास, जिंक सल्फेट, तो मैंने जिंक सल्फेट को लिखा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन का भी मैंने सिंबल लिख दिया H2। तो जो एलिमेंट जिस फॉर्म में हैं हम उनको उसी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज़ कर सकती हूँ। कैसे इम्प्रोवाइज़ करूँगी कि हम और थोड़ा सा अगर चाहें तो जो पढ़ने वाला है, जो आपके रिएक्शन को, जो केमिकल इक्वेशन को देख रहा है, उसे और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है। जैसे कि मैंने सॉलिड के लिए मैं लिखूँगी S, ब्रैकेट में एक छोटा सा S लिख दूँगी। लिक्विड के लिए एक, जो भी हम लिखेंगे वो स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। लिक्विड के लिए L लिख दिया, गैस के लिए स्मॉल g, और एक और चीज़ है यहाँ पर है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जो वाटर के साथ सॉल्यूशन होता है वो होता है एक्वस सॉल्यूशन। उसके लिए आप क्या लिखोगे, AQ, ठीक है। ये हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस, और आपका हो गया एक्वस सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आप देखोगे जिंक क्या है, सॉलिड है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन होता है। वाटर में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, इसे हम एक्वस लिखेंगे, ठीक है। फिर जिंक सल्फेट क्या है? जिंक सल्फेट सॉलिड है और हाइड्रोजन गैस है। इस तरीके से हम अपनी इक्वेशन को लिखेंगे। इक्वेशन को लिखने में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप इक्वेशन लिख रहे हो तो एक जो हमारे पास, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, नेचर का एक रूल होता है। क्या रूल होता है? वो रूल होता है ये कि ना तो मैटर क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। तो जब हम किन्हीं चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो जो जो चीज़ें हमने ली हैं वो चीज़ें कहीं ना कहीं जाएंगी, चाहे वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में रह जाएं, चाहे वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएं। तो जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स, एटम्स जितने भी हैं वो सब के सब बैलेंस्ड होने चाहिए। इक्वेशन के राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स जो होता है वो बराबर होना चाहिए। इसे हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन कहते हैं, ठीक। अब इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है, इसे कैसे चेक किया जाएगा? कोई भी इक्वेशन जो हमने अभी की है हम उसी को ही ले लेते हैं। हमने लिखा यहाँ पर जिंक प्लस H2SO4 हमें क्या देता है, ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। अब इसमें हम जितने भी हमने चीज़ें यूज़ की हैं उन सब के जो जितने भी इसमें एटम्स हैं वो सब के सब हम यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे जिंक है तो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में ना
हमें उनको बराबर करना है, नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो हमारे बराबर होने चाहिए, तभी हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा जिंक, ठीक है, इसको बॉक्स की तरह भी बना सकते हो, ठीक है। दूसरा है हमारे पास हाइड्रोजन और सल्फर और ऑक्सीजन, ये चारों हैं, ठीक है। अब हमारे पास रिएक्टेंट वाली साइड पर देखें तो एक एटम है, ठीक है, और प्रोडक्ट वाली साइड पर देखें तो वहां पर भी एक ही एटम है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं रिएक्टेंट वाली साइड पे, और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी 2 ही हैं। सल्फर इसके पास एक ही है ना, तो यहाँ पर 1 लिख दिया, और प्रोडक्ट वाले के पास भी एक ही है तो यहाँ 1 लिख दिया। ऑक्सीजन इसके पास 4 हैं, इसके पास भी 4 हैं, तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्यों बैलेंस्ड इक्वेशन है? कि जितना हमने दिया उतना हमें मिल गया, ठीक है। ये नेचर का रूल होता है कि जो मैटर है वो ना तो डिस्ट्रॉय होता है, नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो मैटर को ना तो हम बना सकते हैं, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, लेकिन मैटर डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो यहाँ पर हमने जितना दिया हमें उतना मिल गया, तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब एक और इक्वेशन की बात करें तो मान लीजिए वाटर कंबाइन कर रहा है हाइड्रोजन प्लस O2 गिव्स H2O, ठीक है। ये हमें H2 और O2 H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ये है। अब इसमें हम अगर देखें तो रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, और हमारे एटम्स कौन कौन से हैं। हाइड्रोजन है हमारे पास, ऑक्सीजन है हमारे पास। हाइड्रोजन में यहाँ पर कितने एटम्स हैं? 2, ठीक है। प्रोडक्ट में कितने हैं? 2, चलो ये तो बराबर हो गया। ऑक्सीजन में यहाँ पर हैं 2, और यहाँ पर कितने हैं? 1। तो अब हमें इसको बराबर करना है ना। अब एक और बात, जब हमें इसको बराबर करना है तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि हम कभी भी ये जो फॉर्मूला होता है इसको टच नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये तो यूनिवर्सल है, मतलब आपको ये फॉर्मूला तो फिक्स्ड है, आप इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, वो तो गलत ही हो जाएगा सब कुछ। ये जो पूरा फॉर्मूला होता है इसे हम एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि हमें इसे चेंज नहीं करना है, इसे टच नहीं करना है, जो भी कुछ करना है वो बाहर से ही करना है, ठीक है। तो अब बाहर से करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पर हमारे पास में O2 है, ऑक्सीजन 1 है, चाहिए हमें 2, तो बाहर से ही करना है तो हम क्या करेंगे? इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से कर दें मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये प्रॉब्लम हो गई कि देखो ऑक्सीजन के पास तो 2 हो गए, लेकिन साथ साथ हाइड्रोजन के पास 4 हो गए ना, है ना। अगर मैं इसके साथ ये ऑक्सीजन के 2 बढ़ाने हैं, मुझे ऑक्सीजन का 1 था उसे 2 बनाना था, तो मैंने 2 कर दिया, लेकिन साथ साथ ये हाइड्रोजन के पास 4 हो गए, तो मैं क्या करूँगी? हाइड्रोजन के 4 होने के लिए 2 तो इसके पास पहले से ही है ना, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये इसके पास कितने आ गए? 2 2 ज़ा 4 हो गए ना, इसके पास 4 हो गए, इसके पास भी 4 हो गए, और ऑक्सीजन के पास भी 2 2 हो गए। तो दैट मीन्स अब लिखें हम इनके रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट और इनके नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के पास अब यहाँ पे कितने हैं? रिएक्टेंट में 4 हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं? 4 हैं, ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 2 हैं, और इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 2 हैं। तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। इस तरह से इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। इसको करने के लिए हम 2-3 एग्जाम्पल्स और भी करेंगे अभी। तो अब हमने ये 2 इक्वेशंस और लिखी हैं, इन्हें भी हम करके देख लेते हैं कैसे हम इन्हें बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम वही अपना टेबल देख लेते हैं। कार्बन, हमारे पास जो जो एलिमेंट्स हैं वो जो जो एटम्स हैं वो सब यहाँ पर लिख लेंगे। कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पर भी वही सब है। तो ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। अब कार्बन के पास, कार्बन जो है वो कितने एटम्स है रिएक्टेंट में? एक लिख दिया, और इधर कितने हैं? यहाँ पर भी 1 ही है, ठीक है।
चलो कार्बन तो हो गया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में यहाँ पे रिएक्टेंट वाली साइड पे 4 एटम हैं, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 ही हैं, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसके पास 2 हैं और इसके पास ये 2 हैं प्लस में 3, इसके पास 3 हैं ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो इसके पास 3 है, इसके पास 2 हैं। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे? तो सबसे पहले अगर हम चाहें हाइड्रोजन को करने लगे बैलेंस, तो इसके पास, क्योंकि इसके पास 4 हैं, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके पास 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन तो 2 हो जाएंगे ना, एक की जगह 2 हो जाएंगे, है ना। तो मैंने क्या लिखा, CH4 + O2 गिव्स, यहाँ पे मैंने किया CO2 + 2 × H2O, ठीक है। अब इसके पास आ गए 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, ये 2 ऑक्सीजन जमा में ये 2 ऑक्सीजन। अब हमारे पास कितने ऑक्सीजन हो गए? 4 ऑक्सीजन हो गए। तो 4 ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट होने चाहिए ना, प्रोडक्ट में तो तभी आएंगे ना जब रिएक्टेंट में होंगे, तो उन्हें रिएक्टेंट में पूरा करना है हमें। अब ये O2 यानी कि 2 ऑक्सीजन एटम हमारे पास हैं, इसे हम सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया हमारे पास में 4, ये हो गए 4, ये भी हो गए 4। अब हम फिर से वो देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या था, रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। अब कार्बन कितनी है? 1, इसके पास 1, इसके पास 1 और 1 बराबर हो गया। हाइड्रोजन इसके पास 4 है, हमने यहाँ पर कर दिए बराबर 4 कर दिया, तो इसके पास भी 4 है और इसके पास भी 4 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, 2 2 सा 4 है ना, और इसके पास कितनी है? ये 2 + 2 1 सा 2 यानी कि 4, 2 + 2 यानी कि 4, यानी कि हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई, ठीक है। दोनों तरफ बराबर आइटम्स आ गए तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। चलिए नेक्स्ट करते हैं, एक और एग्जाम्पल है, फेरस + वाटर H2O, इसको हम कंबाइन कर रहे हैं, ये ऑक्साइड बना रहा है यानी कि रस्ट बना रहा है, Fe3O4 + H2। इसके लिए हम टेबल बनाएं, कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, Fe यानी फेरस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। फेरस के पास यहाँ पर 1 एटम है, लेकिन प्रोडक्ट में इसके पास 3 एटम है। हाइड्रोजन के पास यहाँ पे 2 एटम है, प्रोडक्ट में भी इसके पास 2 ही एटम है। ऑक्सीजन के पास 1 एटम है, लेकिन यहाँ पे इसके पास 4 एटम है, ठीक है। अब हमें इन्हें बैलेंस करना है, तो सबसे पहले हम फेरस को बैलेंस कर लेते हैं कि इसके पास 3, इसके पास 1 ही था, लेकिन यहाँ पर 3 है, तो हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो हमने किया 3 × Fe, फेरस प्लस, थोड़ा स्पेस रख के लिख लेते ताकि हमें मल्टीप्लाई करना आसान हो, Fe3 प्लस स्पेस दिया H2O गिव्स Fe3O4 + H2, ठीक है। Fe3O4 + H2 स्पेस दे के लिख लिया। अब यहाँ तो हमने फेरस को तो कर दिया बैलेंस, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है। हाइड्रोजन इसके पास भी 2 थे, इसके पास भी 2 ही हैं। ऑक्सीजन इसके पास 1 है, लेकिन इसके पास 4 है। अब इन्हें तो हमने बॉक्स में बंद करना है, इन्हें तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो हमें तो बाहर से ही करना है ना जो कुछ भी करना है। तो ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो गया, ये तो 4 बन गए, लेकिन हाइड्रोजन 8 बन गए, 4 2 = 8 हो गया ना। अब यहाँ पर देखते हैं, पहले हम देखें कि हमने क्या क्या बैलेंस कर लिया। फेरस 3 थे, यहाँ पर भी फेरस 3 हैं। ऑक्सीजन 4 है इसके पास, यहाँ पर भी 4 हैं। अब इसके पास हाइड्रोजन है 8 एटम और हमारे पास है 2 एटम, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके पास भी 8 हो जाएंगे ना, तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बन गई बात।
अब फिर से चेक करें, ये क्या क्या है, फेरस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, चेक करें, फेरस के पास कितने हैं, 3 हैं, इसके पास कितने हैं, 3 हैं, इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4 2 ज़ा 8 है, 8 है। ठीक है, और इसके पास भी 4 2 ज़ा 8 ही है। अच्छा, इसके पास ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, 4 1 ज़ा 4 है, और इसके पास भी 4 हैं। तो हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। इस तरह से आप इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हो। आप मेरी इसी तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।